डियर फ्रेंड, मैं सुरेश कुमार। जैसा कि मैं जीव विज्ञान में पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, क्लास 10 का था, यानी पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम। उसमें हम लोग कुछ बारे में देख लेते कि जैव प्रक्रम क्या है। उसके बाद देखे थे कि पोषण क्या है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। हम लोग पोषण देख रहे थे। पोषण क्या है? कहता है कि जीवों में होने वाली उभयनिष्ठ क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण करता है और उसे क्या होता है, वो भोजन ग्रहण करता है और उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह ऊर्जा क्या करता है, उसके शरीर को संचालन करने का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी पोषण में क्या होता है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या की प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसे कुछ कहते हैं पोषण कहते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी यह कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वयं पोषण और दूसरा है पर पोषण। अब बात आता है कि स्वयं पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है। स्वयं पोषण किसे कहते हैं और पर पोषण किसे कहते हैं? तो स्वयं पोषण देखिएगा बाबू कि जीवों में होने वाली उभयनिष्ठ क्रिया, किसमें होने वाली? जीवों में होने वाली। जीव वही होता है जैसे जीव जंतु, यानी हम लोग भी आ जाते हैं, मनुष्य किसमें आ जाता है? जीव जंतु में आ जाता है। तो वही कहा कि जीवों में होने वाली उभयनिष्ठ क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव क्या करता है? अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वयं पोषण कहते हैं। यानी जीवों में होने वाली उभयनिष्ठ क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वयं पोषण कहते हैं। स्वयं पोषण यानी अब इसको में जैसे में देखा जाए तो इसमें क्या आता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या करता है कि अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। इसे किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता। यानी पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है? स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है, उसी को कहते हैं स्वयं पोषण कहते हैं। अब बात आता है पर पोषण। यानी पर पोषण किसे कहते हैं? क्या बाबू? पर पोषण किसे कहते हैं? पर पोषण यानी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पर पोषण किसे कहते हैं। पर पोषण इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीवों में होने वाली उभयनिष्ठ क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। पर पोषण यानी जीवों में होने वाली, यानी जीव जंतु में होने वाली उभयनिष्ठ क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए, यानी खुद का भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता, उसे कौन कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। पर पोषण जैसे में हम ले लेते हैं तो पर पोषण का जैसे हो जाता है बाबू मनुष्य क्या करता है? मनुष्य। उसके बाद हो गया जानवर। यानी मनुष्य जो है जो अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर करता है? किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई चीज का खेती किए, अगर वो नहीं उगाज पाएगा तो मनुष्य क्या खाएगा? ये जो जानवर होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो किसी दूसरे मनुष्य पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। मनुष्य पर निर्भर रहते हैं या किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो वही सब क्या कहलाता है? पर पोषण कहलाता है। ठीक है। यानी पर पोषण जीवों में होने वाली उभयनिष्ठ क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। यानी जीवों में होने वाली उभयनिष्ठ क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। पर पोषण में कौन आता है बाबू? जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और विभिन्न प्रकार के जो चीज है वो सब किस पर आ जाते हैं? पर पोषण में आ जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग पोषण जब देख लिया कि पर पोषण क्या होता है, अब उन्हें देखते हैं कि पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है। इसके बाद उन्हें स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी था अब हम लोग बात करते हैं कि पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन क्या बाबू कि पोषण कितने चरणों में संपन्न होते हैं, वर्णन कीजिए। यानी अगर कह रहा यानी पोषण तो कर दिया था कि पोषण यानी भोजन को ग्रहण करना, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऊर्जा क्या करता है? हमारे शरीर को संचालन करने का कार्य करता था, वो हमारा क्या कहला रहा था? पोषण कहला रहा था। तो फिर कहता है कि आखिर जो पोषण है यानी जो भोजन को ग्रहण करते हैं वो कितने चरणों में हम लोग ग्रहण करते हैं और वो कितने चरणों में क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ देखिएगा, कहता है कि पोषण मुख्यतः 5 चरणों में संपन्न होता है। कितना बाबू? 5 चरणों में। देखिए क्लास में ऐसा पढ़ना चाहिए जैसे बोरिंग ना हो, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में।
तो वही कह रहा था कि पोषण मुख्यतः कितने चरणों में संपन्न होता है? 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला क्या? अंतर्ग्रहण है, दूसरा पाचन है, तीसरा अवशोषण, चौथा उत्सर्जन और पांचवा स्वांगीकरण है। यानी इतने चरणों में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। यानी पहला क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा क्या होता है? पाचन होता है, तीसरा क्या होता है? अवशोषण होता है, चौथा क्या होता है? उत्सर्जन होता है और पांचवा क्या होता है? स्वांगीकरण। ध्यान से पढ़िएगा, एकदम मोबाइल पर नजर होना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल देख रहा है, कभी इधर ताक रहा है, कभी इधर ताक रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम पूरा ध्यान से देखिए, एकदम ऐसा महसूस होगा जैसे लग रहा है कि ऑफलाइन पढ़ा हो रहा है। ठीक है, ये एकदम सिंपल वे में समझिएगा। अंतग्रहण, अंतग्रहण का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थ को, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको शरीर के अंदर यानी मुख के अंदर जो करते हैं उसी को कहते हैं अंतग्रहण करते हैं। यानी भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करना, भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतग्रहण कहलाता है। दूसरा क्या होगा? पाचन। यानी पाचन क्या? तो भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल रूपों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे एक बात से हम लोग समझते हैं, एक बात लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण। उदाहरण में एक लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग रोटी ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है बाबू? रोटी है ना? ये क्या है? रोटी है। अभी रोटी को क्या किए? सबसे पहले इस रोटी को हम लोग क्या करते हैं? तोड़कर अपने मुख के अंदर डालते हैं। जब मुख के अंदर डालते हैं तो ये मुख के अंदर जो रोटी गया, इसी को हम लोग कोई कह दिए? अंतग्रहण कर दिए। कह दिए ना? यानी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम अपने मुख के जो अंदर करते हैं वो कुछ कहला गया? अंतग्रहण कहलाता है। ठीक है, अब जब रोटी हमारे मुख में गया तो वो और छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, यानी उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करेगा? जी, दांतों द्वारा होगा, यानी मुख में होगा। तो यानी उसी को कहते हैं, यानी जब भोज्य पदार्थ को सरल रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना कौन कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब जब रोटी पूरी तरह से अब यानी टूट गया था, यानी छोटे छोटे सरल रूप में टूट गया था, अब क्या होगा कार्य बाबू? अवशोषण का कार्य होगा। अब अवशोषण कैसे होगा? जब मान लेते हैं कि रोटी खाया गया, अब रोटी से कुछ ना कुछ तो ऊर्जा मिला होगा, थोड़ा सा ऊर्जा मिले, 1 कैलोरी मिले, 2 कैलोरी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ इससे ऊर्जा मिला होगा। अब जो इससे क्या होता है कि जितना भी रोटी में ऊर्जा था उसको सबको कोई कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। यानी रोटी से ऊर्जा को कोई कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसी को कहते हैं, यानी भोज्य पदार्थ से ऊर्जा को अवशोषण करना ही कुछ कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। यानी सोख लेना ही अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब अवशोषण कर लिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ दिए थे और इसमें से जितना भी जो ऊर्जा बचा निकाल लिए थे। अब जब ऊर्जा बच गया और उसको निकाल लिए थे तो ऊर्जा के बाद ही कोई चीज बचेगा? बेकार पदार्थ। क्या बचेगा? बेकार पदार्थ, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है सर? उत्सर्जी पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो हमारे शरीर में अवशिष्ट के नाम से जाना जाता है, जो हमारे शरीर में कोई काम का नहीं रहता। अब जब छोटे छोटे टुकड़े में पच गया था, यानी रोटी पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था, तो अब इसमें से जो ऊर्जा निकल गया था, ऊर्जा के बाद कुछ रोटी का अंश बचा होगा, ऊर्जा ना बाहर निकला लेकिन इसका अवशिष्ट पदार्थ तो बचा है। अब ये अवशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? शरीर से बाहर करता है, तो वही कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी पचे हुए भोज्य पदार्थ को यानी पचे हुए क्या करके भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर करना, यानी उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर करना कुछ कहलाता? उत्सर्जन कहलाता। क्या कहलाता? उत्सर्जन। अब हम लोग देखे थे उन्हीं अवशोषण, जब देखे थे तब अवशोषण में कुछ कहा गया था कि जो यानी रोटी से ऊर्जा मिल रहा था। अभी तो यहाँ अवशोषण क्या किया था? रोटी से ऊर्जा निकाला था, लेकिन यहाँ कुछ करेगा स्वांगीकरण, ये ऊर्जा को शरीर के विभिन्न भागों में भेजेगा। ये ऊर्जा क्या करेगा? शरीर के विभिन्न भागों में भेजेगा और यही ऊर्जा क्या करता है? हमारे शरीर को चलाने का कार्य करता है। तो स्वांगीकरण क्या होता है? तो स्वांगीकरण ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा को यानी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को शरीर के सारे भागों में भेजने का जो कार्य करता उसी को कुछ कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये पांचों को लिख देते हैं, पांचों को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग देख रहे थे यानी पोषण मुख्यतः कितने चरणों में संपन्न हो रहा था? 5 चरणों में। पहला क्या था बाबू? अंतग्रहण। दूसरा क्या था? पाचन। तीसरा क्या था? अवशोषण। चौथा क्या था? उत्सर्जन। और पांचवा था स्वांगीकरण। ये सभी के बारे में हम लोग समझ लिए थे। ये उन्हें देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होता है। देखिए अभी परिभाषा है ना जो बहुत सिंपल में लिखा है, एकदम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। देखिए हम अभी तक लगभग 4 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, इसीलिए यानी किसी भी चीज को इतना शॉर्ट में पढ़ा जाए ताकि क्या हो हम लोग को बोरिंग ना लगे, ऑफलाइन की तरह। अब पूरा लेंदी लिख देते तो तुम लोग से याद भी नहीं होता, उसके बाद याद नहीं होता और पढ़ने में भी मन नहीं लगता। तो यानी विषयों को ऐसा पढ़ा जाए ताकि लगे कि ना हम कुछ पढ़ें।
क्योंकि साइंस में लेंदी लिखना मतलब नहीं रखता, बस तुम कितना समझ रहा, कितना अच्छा से किसी परिभाषा को लिख रहा, ये मान्य रखता। तो आज हम लोग लगभग 4 वर्षों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को और अच्छे अच्छे नंबर दिलाए हैं। तो इससे क्या है कि इस परिभाषा को सिंपल वे में लिखा गया ताकि याद करने में आसान हो। देखिए सबसे पहले क्या है, अंत ग्रहण है। अंत ग्रहण भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंत ग्रहण कहलाता है। यानी जो भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर कर रहा वही कुछ कहलाएगा, अंत ग्रहण कहलाएगा। दूसरा क्या होगा, पाचन। पाचन क्या होता है, यानी भोज्य पदार्थ को सरल रूपों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना यानी विखंडित होना ही कुछ कहलाता है, पाचन कहलाता है। अगला है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज को सोख लेना, किसी चीज से किसी चीज को क्या करना, सोख लेना, यानी अवशोषण। भोज्य पदार्थ से ऊर्जा को अवशोषण करना। जैसे हम कुछ भोजन करते हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो उससे कुछ भी कुछ हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और वो ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, वो बताएंगे कि अवशोषण क्या होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, आमाशय में होता है, पित्ताशय में होता है। जब मनुष्य में हम लोग पाचन क्रिया पढ़ेंगे तब तो बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ जानो कि क्या होता है कि भोज्य पदार्थ से किसी चीजों को यानी क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषण किया जाता है। तो भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का अवशोषण करना यानी भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का यानी कुछ का बाबू ऊर्जा का अवशोषित करना ही कुछ कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, पाचन क्रिया के फलस्वरूप, पाचन क्रिया के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को कुछ कहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन यानी समझो अगर हम लोग भोजन ग्रहण किए थे, भोजन ग्रहण करने से उसको में जैसे मान लें कि कोई चीज खाए थे, जैसे खीरा हो, ककड़ी हो, जो भी चीज हो, तुम लोग बहुत चीज खाते रहता है, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा मिला, उसको ऊर्जा मिला। अब ऊर्जा तो मिला तो ऊर्जा तो रह ही जाएगा। ये आगे बताएंगे कि ऊर्जा कोची के रूप में जाकर जमा हुआ, ठीक है, जब हम लोग श्वसन पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ क्या है कि ऊर्जा मिला, अब ऊर्जा के बाद उसमें जो जितना भी जो पदार्थ था, जो अवशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ, उसको कुछ कर दिया गया, शरीर से बाहर कर दिया गया। तो यानी बेकार पदार्थों को यानी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर करना ही कुछ कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तुम लोग तो सुबह सुबह उत्सर्जित करवे करता है, हर चीज का उत्सर्जन करता है। अगर तुम लोग से कभी पूछ दिया जाए कि बताओ सबसे बड़ा उत्सर्जित अंग क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग क्या है, कमेंट में आंसर लिखिएगा। नहीं आएगा अगर जिसका कमेंट में आंसर सही रहेगा उसको हम हार्ट दे देंगे, समझ जाइएगा। ठीक है, तो यानी उत्सर्जन क्या है, पाचन क्रिया के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को यानी बने अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना कुछ कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अगला कुछ होगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, पाचन क्रिया के फलस्वरूप, पाचन क्रिया के फलस्वरूप यानी जब वहां पाचन हुआ था, पाचन के बाद हम लोग जो ऊर्जा का अवशोषण किए थे वो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी पाचन क्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा था, ऊर्जा की प्राप्ति हो रहा था। अब ये ऊर्जा के जब प्राप्ति हो रहा था बाबू, अभी ऊर्जा को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में यानी ये ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा प्राप्ति होती है और इसे शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे हाथ का भी कुछ जरूरत है, जैसे हम हाथ से ऐसे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारे हाथ की क्या ऊर्जा की आवश्यकता है, तो यहाँ ऊर्जा ले जाता है तो रक्त के माध्यम से ऊर्जा जाता है। अब जो ऊर्जा है, ऊर्जा मिलता कहाँ से, तो हम लोग जो भोजन करते हैं उससे क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर पूछा जाता है कि बताओ मनुष्य में तो भोजन कोची के रूप में जमा होता है सर, तो मनुष्य में जो भोजन होता है, जैसे हम लोग भोजन किए, अभी भोजन का जो ऊर्जा है वे ऊर्जा तो एटीपी के रूप में रहता है, लेकिन जो भोजन यानी जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो कोची के रूप में रहता है, तो ये रहता है ग्लूकोज के रूप में। आगे बताएंगे कि ग्लूकोज कब टूटता है, कितना में टूटता है, तो कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इन लोग की क्या कीजिए, एकदम प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसके समीकरण दी, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके समीकरण दी। ये बाबू हमेशा बिहार बोर्ड का ये समझ लो ना, एकदम फेवरेट दोस्त बनल है। क्या बना हुआ, एकदम फेवरेट दोस्त, ये हमेशा पूछते रहता है, साल 2 साल बीच करके पूछते रहता है। इसी से पिछला 2024 में पूछ लिया गया कि बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसके समीकरण दे। यानी हम लोग को प्रकाश संश्लेषण बताना और इसके साथ साथ क्या करना, हम लोग को समीकरण देना। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले परिभाषा को छोड़ दीजिए, परिभाषा को हम लोग नहीं देखते, परिभाषा से पहले हम लोग देखते हैं इसके समीकरण को। इसके समझिए, परिभाषा आसानी से क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। सबसे पहले क्या है कि कह रहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसके उपस्थिति में,
सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में किसके माध्यम में, क्लोरोफिल के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से जब ग्लूकोज अणु में क्या होता है, संश्लेषित होता है, यानी ग्लूकोज अणु का संश्लेषण होता है, तो कौन सी की प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, और कुछ मात्रा में क्या बन जाता है, जल बन जाता है। यानी हम लोग का परिभाषा देखने से पहले क्या है कि यही परिभाषा को, यही समीकरण को सेम टू सेम यहाँ लिखा गया। क्या लिखा गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, जल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिख दो, चलो ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके माध्यम से बाबुआ, तो क्लोरोफिल के माध्यम से, यानी देखो क्लोरोफिल के माध्यम से किसका संश्लेषण हो रहा है, तो ग्लूकोज अणु का हो रहा है। ग्लूकोज अणु, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। तो उस ग्लूकोज अणु का संश्लेषण होता है जिससे कौन सी की प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो हम लोग ये परिभाषा था, एकदम सिंपल परिभाषा, ज्यादा लेंथी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिंपल परिभाषा है। उसके बाद इसको हम कौन सी देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं। समीकरण क्या था सर, देखिए पहला था क्या बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है, जल। अब कोई भी समीकरण कहीं भी लिखो तो समीकरण का एक रूल रहता है कि उसको क्या किया जाए, संतुलित किया जाए। चाहे समीकरण तुम बायोलॉजी में लिखो, चाहे समीकरण तुम अपना केमिस्ट्री में लिखो, कहीं भी लिखो, तुमको क्या करना होगा, समीकरण को संतुलित करना होगा ना। अगर समीकरण को संतुलित ना कीजिएगा तो वही कहेगा कि लगता है इस बचवा को कुछ आता नहीं है, कहीं से देख के छाप दिया, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अब वीडियो जरी खाते उगते बोलते टहलते ना देखा, बैठ के पढ़ ला बाबू, क्या कर बाबू, एग्जाम हवा देखा। कहता है कि इसको हम संतुलित करेंगे। पहला देखिए कार्बन कितना इधर, कार्बन इधर 1 है, इधर कार्बन कितना 6 है, तो हमको इधर बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 6 से गुना करना होगा। अभी कार्बन कितना हुआ 6, इधर कार्बन कितना हो गया 6, बराबर हो गया कार्बन, और कौन कार्बन है नहीं है। अगला क्या है बाबू, यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, है ना। यानी ऑक्सीजन कितना है 6 गो और 2 गो 8 गो और 1 गो 9 गो, तो इन्हें 13 गो ने 9 गो, तो इसको हमको क्या करना होगा, देना होगा, इसको भी करना होगा। तो इसको हम पहले 12 से गुना कर देते हैं। 12 से गुना क्या है, क्या आगे बताएंगे, देखो ताकि संतुलित आराम से हो जाएगा। अब ये देखो कि कार्बन सॉरी ऑक्सीजन कितना 6 दूनी 12, अब ऑक्सीजन कितना है 12 हो गया, 12 गो ये हो गया और 12 गो ये हो गया, 6 दूनी 12 यानी 12 12 24। देखिएगा ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन कितना है 6, ऑक्सीजन 2 8 और 1 कितना हो गया 9। तो इसको क्या करो, इसको हम 6 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया 12 6 18, अभी भी 6 घट रहा, चलो 6 से हम इसको कोई कर दिए गुना कर दिए, तो कितना हो गया, यानी 6 गो और 6 दूनी 12 गो, 12 6 18 और 6 कितना हो गया 24 हो गया। अच्छा 24 इधर था, 24 उधर हो गया। अब हम लोग किसको देखते हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना 12 दूनी 24, हाइड्रोजन कितना 12 दूनी 24 है, यानी हाइड्रोजन कितना 12 है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है तो ये तो गिनाएगा नहीं, ये है, तो यानी 6 दूनी ये कितना हो गया 12 और 12 ये हो गया, तो 12 12 24 हो गया। ये भी हाइड्रोजन कितना था 24 था, ठीक है। तो यानी अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना 12। अच्छा ऑलरेडी तो ऑक्सीजन संतुलित है, ये था, ऑक्सीजन को हम लोग को संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये देख लिया संतुलित हो गया। तो इस ढंग से क्या किया जाता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। कभी भी कहीं भी लिखो समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्योंकि देखो अगर मान लिया जाए कि जब 2 गो भाई है, अब 2 भाई में बंटवारा कर रहा है, एक भाई की इधर कर रहा है, एक भाई की इधर कर रहा है, तो बंटवारा में क्या होता है, दोनों को बराबर देखा जाता है। अब तुम दोनों को बराबर ना देखेगा, दोनों को ऐसे छोड़ देगा, तो कोई ज्यादा रहेगा कोई कम रहेगा, तो कम वाला तो खिस्साएगा, जब खिस्साएगा तो लड़ाई हो जाएगा, जब लड़ाई हो जाएगा तो दिक्कत ना है। इसीलिए क्या करो, दोनों भाई को जब बंटवारा करना है तो बराबर बराबर बांट दो, कहा तुम भी खुश हम भी खुश। तो देख लिया, यानी बिल्कुल सिंपल वे में ये समझ लो कि बिहार बोर्ड का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा हमेशा पूछते रहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तथा इसके परिभाषा को दीजिए। तो एकदम सिंपल वे में कहना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग को परिभाषा ना याद रहे, समीकरण याद खाली रखना, क्या कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से, किसके माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से क्या करता है,
ग्लूकोज अणु का संश्लेषण होता है, जिससे कोची की प्राप्ति होती है, जल यानी ऑक्सीजन और जल की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत, कोई दुख है, कोई दर्द है? अगर दर्द है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे सुनिए, काची कह रहा कि अब इसमें है ना प्रकाश संश्लेषण। अब आगे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ जरूरी होता है, ठीक है। तो अगले स्लाइड में बताएंगे, लेकिन इतना से ऑब्जेक्टिव कुछ बनता है कि यहाँ से पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि बताओ ग्लूकोज में यानी कार्बन का कितने अणु है, ग्लूकोज में कार्बन की कितने अणु है? तो कार्बन कहेगा तो 6 कह देना है। अगर हाइड्रोजन का अणु पूछेगा तो 12 कह देना, ऑक्सीजन का अणु पूछेगा तो 6 कह देना। यानी अणु जो उसका जो अति होता है उसी को अणु कहा दिया जाता है। तो बाबू समझ गया, यानी ऐसे करके भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि बताओ यानी पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो कौन होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग पेड़ पौधा में पत्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्तियों को। अब जो पत्तियां होता है तो यहाँ पूछा जाता है कि अच्छा बताओ पत्ती जो हरा नजर आता है, तुम लोग कभी कभी देखा होगा कि पत्ता कैसा नजर आता है? हरा नजर आता है, ठीक है ना। पत्ता कैसा नजर आता है? हरा। तो आखिर हरा किसके कारण होता है? ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन सुन लो, कभी भी ये जरूरी ना है कि पत्ती हरा क्लोरोफिल का कारण होगा या जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो हरा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी भूरा भी होता है, जैसे समुद्री पेड़ पौधा देखा होगा तो वो भूरा होता है, रंगीन होता है। तो यह जरूरी नहीं है कि क्लोरोफिल अगर जिसमें पाया जाएगा वो हरा ही होगा, ठीक है। तो लेकिन इसे ऑब्वियसली से माना जाता है। अभी 10th क्लास में जाएगा, जैसे 11th में जाएगा तब इससे ज्यादा बेहतर पढ़ना होगा। लेकिन 10th क्लास में यही कहा जाता है कि बताओ पेड़ पौधा का जो पत्तियों का रंग होता है किसके कारण हरा होता है? तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। फिर पूछ दिया जाता है तो बताओ जब क्लोरोफिल के कारण होता है तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इन लोग को तो बहुत बेहतर से पता होगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा। यानी देखिए कह रहा है यानी प्रकाश संश्लेषण हम लोग समझ लिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा जाता है कि बताओ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, यानी क्या है जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा। जैसे हम लोग का भोजन बनाने के लिए क्या जरूरत होता है? चावल जरूरत होता है, पानी की जरूरत होता है, पानी के साथ साथ कच्चे की जरूरत होता है और विभिन्न प्रकार के जलावन की जरूरत होता है। तसला कढ़ाई सब तो जानवे करता होगा, खाता होता है कि नहीं खाता होता, ठीक है। तो ये सभी के लिए क्या होता है जो भोजन के लिए बनाने के लिए आवश्यकता होता है। उसी प्रकार से जब पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाता है तो उसको भी कुछ जरूरत होता है। तो उसको देखते हैं अगले स्लाइड में। इसको तब तक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए।